गांधी मैदान में एक बार फिर ये आवाज़ गूंजी है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं नीतीश कुमार करके, और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। साथ में ली है मंत्रियों ने शपथ। बीजेपी कोटे से 14 मंत्री। आपने खबर गांव पर अभी हमारी बातचीत देखी है, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं कि जेडीयू कोटे से किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, किन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ऋषिकेश हमारे साथ है, मेरा नाम आकाश है। जेडीयू के कोटे से जो लोग भी मंत्री बने हैं वो क्यों बने हैं, और जिनका नाम कट गया है वो किस वजह से बाहर हो गए, इस पर चर्चा करेंगे। जो जाति का पूरा समीकरण एक देखा जा रहा है उस लिहाज से भी उस पर भी बातचीत करेंगे, और साथ ही किन महिलाओं को जगह मिली है मंत्रिमंडल में। क्योंकि आप देखिए किस तरह से जब चुनाव रिजल्ट आ गए और एनडीए ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, तो हर समीक्षा में ये बात लिखी गई कि महिलाओं ने खुलकर वोट किया है एनडीए के लिए, जिसकी बदौलत एनडीए को ये जीत हासिल हुई है। ऋषिकेश, पहले तो यही बताइए कि जेडीयू कोटे से किन लोगों को इस बार शपथ दिलाया गया है आज। जब हम इन चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं कि किन्हें मंत्री पद मिला, किन्होंने शपथ ली और किनका कटा, तो इस कटने और बनने में एक चीज़ हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि बीते जो काउंसिल की जो लिस्ट हमने देखी उसमें देखा कि कम से कम 35 से 40 लोगों को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, आप उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है या कुछ। हाँ, लेकिन अभी जो दिख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि उनका पोर्टफोलियो तय है। इसके बाद अगर जब और एक्सपेंशन होगा और हो सकता है राज्य मंत्री बनाया जाए या और किसी को मिनिस्ट्री अलॉट किया जाए, तो शायद पोर्टफोलियो उतना मजबूत ना हो, मतलब उनको एडजस्ट किया जा सकता है अलग अलग वजहों से। तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 की जगह तो और बन सकती है। अब उसमें भी बीजेपी कोटे से कितने आएंगे, जेडीयू के कोटे से कितने आएंगे, फिलहाल जो है 14 नामों के साथ, 14 मंत्री पद के साथ बीजेपी तो टॉप पे है, इतना तो हमें दिख रहा है। और जेडीयू को 8 सीट मतलब 8 मंत्री पद मिले हैं उन जेडीयू के कोटे से। फिलहाल जो आज शपथ ग्रहण हुआ है उसमें 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। इससे पहले जो रिपोर्ट आपने देखी उसमें ऋषिकेश ने ही बताया कि किस तरह से गृह विभाग को लेकर वो माथापच्ची चल रही थी, और संभवतः उस वजह से ऊपर नीचे ये संख्या हुआ है और वहाँ पे वो समझौता हुआ है। जी, तो जैसे नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री पद उन्हें ही मिले हैं जो लगभग एकदम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही लोग हो सकते हैं। और इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी कि जो पुराने लोग एकदम समता पार्टी के टाइम से, जनता दल के टाइम से उनके साथ एकदम डट के खड़े रहे हैं, उनके सम्मान के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, उनको तो एकदम प्रॉपर जगह दिलाई ही। तो वहीं से मैं शुरू करूंगा। पहले नाम है श्रवण कुमार, नालंदा। नीतीश कुमार के गृह जिला से लगातार 1995 से वो विधायक बनते आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। और हमेशा उनको एक सम्मानजनक पद मिलता रहा है, जैसे ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य या फिर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वो हमेशा शपथ लेते रहे। तो ये चूंकि जेपी आंदोलन के टाइम से नीतीश कुमार के साथ ही रहे थे, तो एक था कि हाँ, ये तो निश्चित वो नाम हो सकते हैं। ये वही श्रवण कुमार हैं जो चुनाव से पहले जब अपने क्षेत्र में जा रहे थे तो वहाँ लोगों ने इनको दौड़ा दिया था और फिर इनको भागना पड़ा था, मतलब वहाँ से जान बचाकर। एक तरह से हमला ही हो गया था। जी। उसके बाद दूसरा नाम विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल से विधायक हैं। इस बार बहुत ये चर्चा चल रही थी कि या तो उनको टिकट ना मिले या फिर अगर मिल भी जाए तो वो हार जाएंगे, लेकिन नीतीश ने न सिर्फ उन्हें टिकट दिया बल्कि मंत्री पद की भी उन्होंने आज शपथ ली। इससे पहले ऊर्जा विभाग के वो मंत्री रहे हैं। और मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बढ़िया उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से सौभाग्य योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बड़ा बढ़िया से हर घर तक बिजली पहुंचाने की, हालांकि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे थे तो कई जगहों पे देखा कि अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट वहाँ दिया जाता है, उनको और मनीष वर्मा को, कि उन लोगों ने साथ मिलके बिजली पहुंचाने का, बिजली पहले जो बहुत कम घंटों तक आते थे उसका जो ड्यूरेशन बढ़ा, अब 24 घंटे कई जगहों पे बिजली रहती है, 20, 22, 24 घंटे। तो इन सब का जो क्रेडिट है वो विजेंद्र प्रसाद यादव को जाता है। और ये एकमात्र ऐसे नेता हैं या बहुत कम ऐसे नेता हैं नीतीश कुमार के पूरे कैबिनेट में या फिर उनके साथी जिनको वो बड़ा भाई कह के संबोधित करते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव का मतलब खासा सम्मान वो करते हैं। और एक चीज़ ये देखना होगा कि विजेंद्र प्रसाद यादव के ऐसे तो संबंध लालू प्रसाद यादव से भी काफ़ी बढ़िया है, जाहिर सी बात है, जाति इसका एक कारण है, लेकिन हमेशा समता पार्टी के टाइम से ही या फिर उस टाइम से, मतलब वो तो कर्पूरी ठाकुर के भी अच्छे साथी रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव,
तो उस टाइम से ही नीतीश कुमार के साथ जो उनकी करीबियां थी उसके साथ वो आज तक डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए या उनके प्रति ज़्यादा उनकी वफादारी थी। तो जो नीतीश कुमार के प्रति जो उनकी निष्ठा थी और जिस तरीके से उनको छोटे भाई की तरह वो देखते हैं, दोनों को बराबर इन्होंने उनको सम्मान दिया, उन्होंने उनको सम्मान दिया। तो एक ये हो गया। उसके बाद एक और नाम आता है लेसी सिंह का। लेसी सिंह पे हमने कल भी चर्चा की कि धमदाहा से उन्होंने संतोष कुशवाहा को चुनाव हराया और एक टाइम पे संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे करीबी, 2014 का लोकसभा चुनाव कौन भूल सकता है कि उतने वैसे लहर में भी नीतीश कुमार को वो सीट निकाल कर दिया था उन्होंने। लेकिन इस बार लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा के बीच ही लड़ाई हो गई, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए संतोष कुशवाहा, तो उन्हें इस बार लेसी सिंह ने हराया। और सीमांचल के क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मतलब सबसे मजबूत महिला नेता के तौर पे आप जेडीयू में इनको देख सकते हैं। तो इनको वो मंत्रालय मिले हैं और इससे पहले भी वो मंत्री रह चुकी हैं हमेशा। तो और उसके बाद जो एक नाम है, जब भी हम इन तमाम नाम को लेते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत निश्चित होती है। हो सकता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार रिपीट हो ना हो। एक जो चौकड़ी की बात होती है, हालांकि ऐसे तो तिकड़ी की बात होती है, मतलब कभी वो चौकड़ी में बदल जाता है, कभी तिकड़ी में, जो कहा जाता है कि दो दिल्ली में दो पटना में। तो जो पटना वाले जो दोनों हैं उन दोनों का रिपीट हो गया। विजय कुमार चौधरी कई अलग अलग पोर्टफोलियो संभाला उन्होंने, बड़े पोर्टफोलियो संभाले हैं, शिक्षा मंत्री भी वो रहे और मतलब बहुत ही एक मजबूत नेता हैं। भूमिहार समाज से आते हैं, सराय रंजन में उन्होंने चुनाव जीता और बहुत ही भरोसेमंद है नीतीश कुमार के। जब भी ये आरोप लगते हैं कि ललन सिंह और संजय झा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें एक ये कहा जाता है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक विजय कुमार चौधरी हैं जिनको ये माना जा सकता है कि वो लॉयल हैं नीतीश कुमार के। उसके बाद अशोक चौधरी, वो भी पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और जब से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं कभी ना कभी उनको मंत्री पद मिलता रहा है। तो वो भवन निर्माण मंत्री थे, इस बार भी उनको वो पोर्टफोलियो मिला है। हालांकि बीते कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि तस्वीरों में कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो जिस तरह से मतलब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी का उसमें नंबर लगता जा रहा था, उसके बाद से आप देखिए पूरे चुनाव में ही वो लगभग ऐसा लग रहा था कि गायब ही हो गए थे। जब सीटों को लेकर और खासकर सोनबरसा वाली सीट को लेकर पूरा विवाद हुआ और उसके बाद खबरें चली कि संजय झा की एंट्री बंद कर दी है नीतीश कुमार ने सीएम आवास में, उसके बावजूद भी अशोक चौधरी वहां नहीं दिख रहे थे, जबकि ऐसे मौकों पर मतलब अशोक चौधरी लेफ्टिनेंट की तरह नजर आते हैं नीतीश कुमार के लिए। देखिए, एक चीज आपको देखना होगा कि जब भी किसी पे बहुत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं विद इन जेडीयू, तो नीतीश कुमार वहां बहुत सख्त होकर सामने आते हैं। आरसीपी सिंह का उदाहरण हमारे सामने है कि जब ये आरोप लगा कि लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पे उन्होंने ज़मीन खरीदी तो उनको शोकॉज नोटिस जारी किया। ये चलिए एक कारण है। उससे पहले जो बड़े कारण थे कि उन पे ये आरोप लग रहे थे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कुछ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो चलिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो सामने आए कि उन्होंने ये कहा कि आप हमें इस शोकॉज नोटिस का जवाब दें कि क्या आपने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, क्या नियमों के खिलाफ जाके आपने अपनी बेटियों के नाम पे ये संपत्ति बनाई है। तो अशोक चौधरी पे भी जब बहुत ज़्यादा ये आरोप लगने लगे और इस पर कितना तो लीगल नोटिस का ड्रामा भी खूब चला, तो उसके बाद नीतीश कुमार इस चीज़ से बहुत नाराज़ थे। हो सकता है कि किसी तरह से उन्होंने कन्विंस किया हो फिर आगे जाके कि क्या चीज़ें हैं, नई चीज़ें। और एक चीज़ ये भी है कि चुनाव से पहले अगर वो दिखना शुरू कर दिए तो इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं, ठीक है। तो अगर वो इस तरह से देखने लगेंगे कि अशोक चौधरी उनके साथ नहीं है तो वो भी छिटकने का डर रहता है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से शराबबंदी है उस तरीके से ताड़ी पे भी बैन है बिहार में, ठीक है। तो एक नाराज़गी तो पहले से थी, अगर ये दूसरी नाराज़गी अगर जुड़ जाती कि अशोक चौधरी को इन्होंने साइड कर दिया है तो ये एक फ़र्क देखने को मिलता। तो एक मुझे लगता है एक सोचा समझा एक मूव है। और बाकी मैंने ये कहा ही कि नैतिकता के नाम पे तो किसी पार्टी में कुछ नहीं है। और वो जो नहीं है कि महारानी एक सीरीज़ अभी देखी थी, उसमें एक बड़ा लाइन बड़ा हमको पसंद आया था कि काला नाग जो गौरीशंकर पांडे कहते हैं कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो वैल्यूएबल बनो प्रेम कुमार। तो वैल्यूएबल हैं क्योंकि जैसे
मतलब ये कुछ वैसे नाम हैं जो पार्टियों को पैसे ला के देते हैं। और तभी तो मतलब अशोक चौधरी जब कांग्रेस में होते हैं और राहुल गांधी ओवरटेक कर रहे होते हैं पार्टी को और वो अपनी टीम बना रहे होते हैं अलग अलग राज्यों में, तभी वो देखिए कि अशोक चौधरी को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अशोक चौधरी जब जेडीयू में आ जाते हैं तो वो एकदम नीतीश कुमार के मतलब राइट हैंड जैसे हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद मदन साहनी एक नाम है। मदन साहनी भी बहुत पहले से, मतलब मुझे लगता है कि समता पार्टी के टाइम से ही बहुत मजबूती के साथ इनके साथ जुड़े रहे हैं। और ईबीसी जो समीकरण है उस मतलब ईबीसी में एक वोट लाने के लिए, जेडीयू को वो वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए मदन साहनी एक बड़े नाम है। हालांकि उन्होंने रिपीट किया, इससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और बहादुरपुर से वो तीसरी बार वो विधायक बने हैं। तो ये अति पिछड़ा वर्ग जो नूनिया समाज से तो आते हैं, तो इनका मतलब एक समीकरण साधने की कोशिश जितनी उधर बीजेपी ने की है उतनी जेडीयू ने भी की है। क्योंकि मतलब दोनों का अपना अपना एक क्राइटेरिया। जैसे नीतीश कुमार का तो सीन ऐसा है ना कि जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लालू यादव आपको दिखेंगे कि नैरेटिव के सेंटर में है और पूरी पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, लालू के खिलाफ, लालू के समर्थन में। नीतीश कुमार उसके पैरेलल एक नैरेटिव लेके चलते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, आपको दिखेगा नहीं साफ तौर पे कि वो कास्ट के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या क्लासेस के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है कि फिर वो आपको रिजल्ट के दिन आके दिखता है कि अरे यहाँ से सैनी वोट भी ट्रांसफर हो गया, यहाँ से पासी वोट भी ट्रांसफर हो गया। हाँ, लेकिन हाँ, सबसे चर्चित नाम शायद आप उन्हीं के नाम ले रहे थे। नहीं, आप बता ही दीजिए। जमा खान चैनपुर से विधायक बने हैं। 2020 में वो विधायक थे। बसपा के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 35,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। और उसके बाद वो बीते माइनॉरिटी अफेयर्स के उनको का वो मंत्री वो बनाए गए 2022 में। और अभी आज फिर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और भले ही हमेशा ये चर्चा होती है कि एनडीए से कोई मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं, लेकिन इस बार एक मंत्री पद मिला है। और सबसे जो तस्वीर एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। थोड़ा सा उसमें मतलब जमा खान की प्रोफाइल में आप पीछे चले जाएंगे तो 2010 का चुनाव वो कांग्रेस से लड़ते हैं, उसी सीट से, चैनपुर की ही सीट से वो चुनाव हार जाते हैं। 2015 लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, और बिहार के कुछ कुछ सीटों पे वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। उसमें चैनपुर एक मजबूत सीट मानी जाती है बसपा के लिहाज से, वहाँ से लड़ते हैं और वो महज 600 साढ़े 600 वोटों के अंतर से हार जाते हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। 2020 में फिर वो बसपा की ही टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, जैसा कि ऋषिकेश ने बताया, और वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक साल बाद ही वो बसपा से जेडीयू में आ जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। तो उनको पिछले टर्म में नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया भी था, अल्पसंख्यक मामलों के वो मंत्री थे। और इस बार जब वो फिर चुनाव लड़ रहे थे चैनपुर से ही, तो वो जीत कर आए हैं और उसके बाद फिर देखिए कि मंत्री बनाया गया। तो एनडीए में आप पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे जो फिलहाल 26 लोगों ने, जिन लोगों ने शपथ ली है, तो उसमें इकलौता कोई मुस्लिम आपको चेहरा देखेंगे तो वो जमा खान का है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि बसपा का कैडर जब यूपी से वो सटे हुए, स्पेशली कैमूर और भगवा, आप जानते हैं कि भले ही सारी सीटों पे चुनाव लड़वाया बसपा ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में अगर चुनाव लड़ने वाली जो दो पार्टियां थी उसमें एक बसपा थी, एक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो बावजूद इसके वो सबसे लास्ट में आई, मतलब पहले चरण का मतदान था और उसके अंतिम घंटों में 4-5 बजे के आसपास उनकी रैली हुई थी, जो कम से कम पहले चरण के मतदान को तो प्रभावित नहीं कर सकता। तो मायावती ने सिर्फ 2 सीटों को उस समय टारगेट किया था और उन्होंने भभुआ हवाई अड्डे पे उन्होंने वो रैली की थी। तो वहाँ पे एक बड़ा प्रभाव है जिसके कारण पिछली बार वो चुनाव जीते थे। और इस बार वही हुआ है कि बसपा और आरजेडी आपस में लड़ गई और जिसका फायदा जमा खान को इस बार मिला। नहीं तो ऐसा मतलब जो चर्चाएं वहाँ हो रही थी कि ये कहीं लड़ाई में नहीं थे। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक आंकड़ा मुझे वहाँ एक ऑफिशियल से पता चला कि 62,000 जो जीविका दीदी हैं उनको वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो
तो जीविका दीदी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जमा खान को, मतलब वो जो कहीं लड़ाई में नहीं तो उनको खींच के एकदम ऐसे गद्दी पे बैठा दिया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण है वहाँ। आज भी गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण हो रही शपथ ले रहे थे सारे मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो गांधी मैदान की ज़्यादातर भीड़ जो थी वो जीविका दीदियों की ही थी। आप रैलियों में जाएंगे नीतीश कुमार के या नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, बिहार में अगर उनकी रैली हो रही है तो आपको जीविका दीदियों की भीड़ खूब दिखेगी। तो वो एक फैक्टर है। अब जीविका दीदी से ही मैं अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उससे पहले तो जो भविष्यवाणियां हो रही थी वो सब धराशायी हो ही गई, लेकिन उसके बाद जो जितने भी एनालिसिस हुए उसमें कहा गया कि भाई 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए हैं उसने बहुत बड़ा डेंट किया महागठबंधन को। और नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर्स इंटैक्ट रह के चलती थी और लगातार वोट कर रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट किया और वो घर से निकली। सेकेंड फेज में हमने देखा कि 74% तक वो वोट करके आई और ओवरऑल भी वो 10% ज़्यादा ही थी पुरुष वोटर्स के मुकाबले। एनडीए के जो 26 लोगों की हम लिस्ट देखते हैं उसमें 3 महिला मंत्रियों के नाम हैं, जिसमें जेडीयू से एक हैं, लेसी सिंह हैं, धमदाहा से विधायक हैं और रमा निषाद हैं, और एक जो श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक हैं वो बनी हैं। बारी बारी करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आपने धमदाहा लेसी सिंह के बारे में बताया, फिर भी अगर थोड़ा सा और आप उसमें कुछ ऐड करें। जैसा हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, उनके ससुर भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो इस बार जब वो चुनाव जीती, पहली बार वो विधायक बनी औराई से, और पहली बार में ही उन्हें मंत्री बनाया गया। तो एक वो है, उसके बाद दूसरी श्रेयसी सिंह, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज उन्होंने जीता हुआ है शूटिंग में, उसके बाद कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो इस बार जब उन्हें ये मंत्री पद मिला है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं खेल का ही हो सकता है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है ना कि हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ अगर वो खेल में उन्होंने बढ़िया किया है तो शायद उनको वो मंत्रालय मिले। तो ये 2 नाम हो गए और तीसरा हो गई लेसी सिंह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि महिलाओं ने आगे आकर वोट किया, पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। चलिए हम मान लेते हैं कि इसके बाद अगर मान लीजिए 10-12 नाम और भी जुड़ेंगे तो वो 10-12 नाम जुड़ के कुछ ना बैलेंस होने वाला है नहीं, ठीक है। आप कहीं नहीं आप उन्हें राज्य मंत्री बना देंगे, ठीक है, राज्य मंत्री हमेशा मिनिस्टर के भीतर उसके अंडर काम करेगा, तो वो जो पावर होता है वो पावर शायद आप कहीं देते हुए उनको नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होगा और इस चीज़ को लेकर लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जितना उनका योगदान रहा महिला वोटरों का, उतनी भागीदारी सरकार में उनकी नहीं दिख रही है। एक जो धमदाहा से विधायक हैं जो इस बातचीत में चर्चा भी हुई जिनकी, लेसी सिंह, उनके बारे में मैं थोड़ा सा ये जोड़ देना चाहता हूँ कि उनके पति थे मधुसूदन सिंह, बूटन सिंह उर्फ उनका नाम था, और वो समता पार्टी के दिनों से ही नीतीश कुमार के साथ थे और पूर्णिया के क्षेत्र में वर्चस्व था उनका और एक बाहुबली वाली छवि थी। लेकिन आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो 2000 का वक्त था जब उनको पूर्णिया के एक कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी और वहाँ पे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लेसी सिंह पर आरोप लगा था कि जिन लोगों पे मधुसूदन सिंह की हत्या का आरोप था उन लोगों की हत्या में लेसी सिंह का नाम आया था निकलकर। तो एक तरह से उनकी वो भी छवि जुड़ती है लेसी सिंह की पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में कि वो बाहुबली महिला विधायक हैं। तो वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि ऑक्सीमोरॉन सा कि आप पुरुष नेताओं को सुनते हैं कि बाहुबली हैं, लेकिन आप पूर्णिया में जाएंगे तो लोगों से बातचीत करते हो वो आपको बताएंगे कि हाँ लेसी सिंह थोड़ी सी हैं बाहुबली छवि की। आप इसलिए तो हमेशा देखते हैं कि जब लेसी सिंह की बात भी की तो मैंने वो वाली पहचान उनकी इसलिए हटाई क्योंकि आप देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया या फिर मिथिला सीमांचल के एरिया में सबसे मजबूत महिला नेता हैं। मतलब वो अपनी बदौलत खड़ी हैं। जिस तरीके से हम मायावती को देखते हैं, जिस तरीके से हम ममता बनर्जी को देखते हैं, तो आप सीमांचल के एरिया में वो कद आप लेसी सिंह का भी देख सकते हैं। और तीसरी जो महिला नेता हैं जिनको इस बार विधायक बनी जमुई से, जैसा कि ऋषिकेश बता रहे थे, जमुई से विधायक बनी है श्रेयसी सिंह, और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। श्रेयसी सिंह शूटर भी रही हैं, ऐसी एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। तो ये मतलब वही मैं कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हो सकता है कि खेल मंत्रालय उनके पास जाए, हो सकता है कि अगर उसमें राज्य मंत्री का पद हो वो मिले, कुछ भी, मतलब उनके लिए मुझे लगता है कि वही रास्ता, मतलब उनका बैकग्राउंड उसी तरह का।
रहा है। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इस बात? उसके बाद फिर जैसे मैं अब आपसे पूछना, जैसे अगला जो हम कैंडिडेट का नाम लेंगे वो है सुनील कुमार, मतलब कैंडिडेट जो भोरे से थे, उन्होंने विधायक वो बने, धनंजय कुमार जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे उनको हरा के। तो उनको भी इस बार रिटेन किया है, वापस से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो उनके थोड़ी समीकरण के बारे में बताइए कि वहाँ क्या चीज़ें थी और इस बार क्यों उन पे उतना भरोसा फिर से जताया गया। सुनील कुमार भोरे से विधायक चुनकर आए हैं। गोपालगंज ज़िले की एक विधानसभा सीट है और पिछली सरकार में जो पिछला टर्म था नीतीश कुमार का, उसमें शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार। पिछला चुनाव जो वो जीते थे बहुत मुश्किल से जीते थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा हूँ वो फिगर, लेकिन बहुत कम मार्जिन था जिसमें सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी और वहाँ पे हराया था वाम दल के जो थे जितेंद्र पासवान उनको। इस बार भी भाकपा माले ने जो जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने टिकट जितेंद्र पासवान को ही दिया था, लेकिन एक केस में वो जाते हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। उस वक्त एक केस में उनके खिलाफ जो है कि नोटिस जारी हुआ होता है, गैर जमानती वारंट भी जारी था उनके खिलाफ, तो उसमें उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है नामांकन के ठीक पहले जब वो नामांकन करने जा रहे होते हैं। और उसके बाद से भाकपा माले वहाँ से धनंजय कुमार को प्रत्याशी बनाती है जो जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे, और वहाँ से जनसुराज पार्टी की प्रीति किन्नर चुनाव लड़ रही थी, बहुत चर्चित थी। माना ये जा रहा था क्योंकि वहाँ पे दलित वोटर्स की संख्या जो है वो ठीक ठाक है, सुनील कुमार भी खुद उसी बैकग्राउंड से आते हैं, ये मान के चला जा रहा था कि चुनाव मुश्किल हो सकता है, सुनील कुमार शायद फंस जाएं इसमें और धनंजय कुमार उसमें जीत जाएं। चुनाव वो यहाँ जीत गए कि अगर जितेंद्र पासवान गिरफ्तार नहीं होते और वो चुनाव लड़ते, तो क्योंकि हम लोग भोरे गए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे सुनील कुमार। एक बात जो वहाँ पे लोगों ने कही हमसे भोरे में, जब हम लोग लगातार दुकानदारों से या आम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर भाकपा माले ने जितेंद्र पासवान की पत्नी को चुनाव लड़ा दिया होता तो एक सिंपैथी जो फैक्टर होता है वो ऐड हो जाता, तो सुनील कुमार वो चुनाव हार सकते थे। लेकिन पिछला चुनाव कम मार्जिन से हारने के बावजूद उनको टिकट मिला, ये इस बात का सबूत है कि वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे। और देखिए कि जो हम लोग 2 दिन पहले मैंने नाम इसलिए लिया और मैं स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार पे ये आरोप लगाती है विपक्ष भी कि इनके आसपास वो ब्यूरोक्रेसी का एक जाल होता है। हाँ, ठीक है, ऐसे में अगर इन सारे लिस्ट में अगर सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट अगर हमें नजर आ रहा है तो हाँ। और सुनील कुमार इस लिहाज से भी आप देखिए कि जो हम लोग 18 नवंबर और 19 नवंबर को भी जो चर्चा कर रहे थे, जो खबरगांव के दर्शक देख सकते हैं चैनल पे हमारे जाकर, उसमें हम कह रहे थे कि गृह और शिक्षा मंत्रालय को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर नीतीश कुमार बहुत सीरियस रहते हैं, वो सुनील कुमार के पास ही था। और जितना मेरा इंस्टीट्यूशन कहता है, जितनी मेरी समझ कहती है कि सुनील कुमार फिर से शिक्षा विभाग की ही जिम्मेदारी संभालेंगे, तो उस हद तक मतलब नीतीश कुमार के कर्मी। और एकदम ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक अलग प्रेम सा है ब्यूरोक्रेसी वाले लोगों से। आरसीपी सिंह हो बीते समय में, मनीष वर्मा हो अभी, या जिस तरह से अभी जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिन पे आरोप भी लगते हैं, भुजा पार्टी वाली तमाम जो आरोप लगाती है विपक्ष, उस तरह का वो तो है ही। तो सुनील कुमार भी उसी बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो सुनील कुमार का इक्वेशन नीतीश कुमार के साथ बहुत संबंध जो है वो पर्सनल सा है, और उसी चक्कर में उनको टिकट भी मिलता है, वो चुनाव भी जीते और देखे कि रिटेन भी हो गए, उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। तो अब हम कुछ उन पोटेंशियल क्या बोलते हैं नाम, हाँ पोटेंशियल नाम या फिर जो वो क्या बोलते हैं संभावित चेहरे जो हैं, दावेदार अभी भी कह सकते हैं कि संभावित मंत्री, चाहे उन्हें राज्य मंत्री बने या जो भी बने, लेकिन एक संभावित जिनको अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि कट गया है, और ये मान सकते हैं कि अगर आगे इंक्लूड होते हैं तो कौन हो सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो महेश्वर हजारिका, समस्तीपुर के एक बड़े नेता हैं। ठीक है, बहुत उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि समस्तीपुर और उजियारपुर की सीटें वो निकाल पाने में कामयाब रहते हैं हमेशा, और नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद ईबीसी चेहरों में, मतलब टॉप 3 में उनकी गिनती होती है। और कई बार तो ये भी चर्चा चलती है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, हालांकि अब तक तो वो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन एक मजबूत कद के नेता हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद हैं। लेकिन और इससे पहले जब हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं बने हैं, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस विभाग जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास था। तो ये देखना अहम होगा कि उनको आगे कोई ऐसा पोर्टफोलियो मिलता है या फिर
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत कास्ट इक्वेशंस और तमाम चीज़ें हो सकता है कि बाकी और चीज़ों पे समझौता ना हो पाया हो, सहमति नहीं बन पाई हो, तो जितने पे बना हो उतना पहले जारी किया गया, और हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर बाकी एक्सपेंशन हो। और उसके बाद रत्नेश सदा, सोनबरसा, जिस पर नीतीश कुमार जी को नेटवर्क एकदम पकड़ लिया कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ये भी पूरी एकदम चर्चा चली थी कि रत्नेश सदा को मनीष वर्मा लेके चले गए नीतीश कुमार के सामने, और उसके रत्नेश सदा जोर जोर से रोने लगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसे कैसे हो गया। तब मतलब रत्नेश सदा ही वो थे जिनकी वजह से पता चल सका नीतीश कुमार को कि क्या टिकट बटा है और क्या सीटें मिली हैं, कि कौन सी 5 सीटें खिसकी हैं। तो रत्नेश सदा इससे पहले मंत्री रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन के, लेकिन इस बार अभी तो उन्होंने शपथ नहीं ली है, तो इनका भी देखना होगा कि आगे इनको कहीं एक्युमुलेट किया जाता है या फिर इनका पत्ता कट जाता है। रत्नेश सदा क्योंकि बहुत ही करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार बिल्कुल इस चीज़ पे अड़ गए कि तुम रत्नेश सदा का नाम कैसे काट सकते हो, और स्पेशली राजगीर की सीट को लेके भी बड़ी चर्चा रही थी। तो ये रत्नेश सदा एक नाम है। मतलब मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे नाम पिछले में थे, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि संभावित कौन कौन हो सकते हैं, तो संभावित में सबसे पहले आप उन्हीं लोगों के नाम लेंगे जो पहले कभी रह चुके हैं, और जैसा कि और चूंकि करीबी भी सब रहे हैं। फिर एक नाम है फुलपुरस से विधायक हैं शीला मंडल, शीला कुमारी कई बार विधायक रही हैं। हाँ, अच्छा, तो वहाँ ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रही हैं। और जैसे फुलपरास मेरे ख्याल से वही सीट है जहाँ से कर्पूरी ठाकुर किसी समय में विधायक चुनकर आते थे, इस बार उनकी पोती चुनाव लड़ रही थी वहाँ से। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो पहले रह चुकी हैं शीला कुमारी, और इस चीज़ की संभावना जताई जा सकती है कि लेशी सिंह के बाद अगर किन्हीं का सबसे बढ़िया कद है महिलाओं का, तो उसमें मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे शीला कुमारी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मतलब कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है, वो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो उनको मिला था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो मंत्री पद पाने के लिए, और पहले चूँकि मिल भी चुका है, तो ये देखना थोड़ा अहम होगा कि आगे उनको वो मिलता है या नहीं। फिलहाल तो मान के चल रहे हैं कि यही वो हैं जिनके कट गए हैं, और यही वो हैं जिनको आगे मिल सकता है। तो इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में 2 विषयों पर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके विचार का। पहला ये कि एनडीए के 26 जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें सिर्फ एक मुस्लिम नेता है, ये सिर्फ एक मुस्लिम विधायक है, जमा खान। इस पर आप क्या सोचते हैं? और इतनी महिला वोटर्स के आगे आकर बढ़ चढ़कर वोट देने के बाद सिर्फ 3 महिला विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। मेरा नाम आकाश है, साथ में ऋषिकेश हैं। खबरगांव देखते रहिए, शुक्रिया।